क्या यह नहीं लग रहा है कि बॉर्डर कमजोर है अभी भी हमारा? अगर निरीह लोगों को मार रहा है 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर, तोप दाग रहा है, तो क्या नहीं लग रहा है कि हमारा बॉर्डर अभी भी सशक्त नहीं है? बिल्कुल। सबसे बड़ी कमजोरी अगर भारतीय संस्कृति की, इतिहास की रही कि हमने आक्रमण करना कभी नहीं सीखा, संभावित खतरे को भी मिटाना नहीं सीखा था। यदि इंदिरा गांधी के समय 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश आज बना है उनको बंधक बना करके, बंदी बना करके कई महीने तक रखा, तो क्या यह छोटी घटना है? तो जैसे परवेज मुशर्रफ ने किया था कि वो नवाज शरीफ साहब को हटा के खुद बन गए, उसी तरह आसिम मुनीर ने सोचा कि शहबाज शरीफ को हटा के हम बन जाएंगे। उन्होंने कारगिल युद्ध किया था, इन्होंने पहलगाम अटैक कराया। अंग्रेजों के द्वारा डाला गया ये हिंदू मुस्लिम का बीज आज बढ़कर एक जहर की तरह पूरे साउथ एशिया में फैल गया है। जब जब दिल्ली इस देश में दुबे जी कमजोर हुई है, तब तब देश गुलाम हुआ है। इसलिए हर राज्य को अब जरूरत है कि पुलिस को भी केंद्रित किया जाए। जब पाकिस्तान से 1947 में लाखों की संख्या में लोगों को मार मार के उनकी लाशें ट्रेनों में भर भर के दिल्ली भेज दी गईं और उनके परिवार के जो लोग बच गए वो गले तक बिल्कुल एंटी मुस्लिम। दुबे जी, जिस तरह इस शरीर को व्यायाम की जरूरत पड़ती है कि अगर व्यायाम नहीं किया जाएगा तो यह शरीर नष्ट हो जाएगा, उसी तरह किसी राष्ट्र को मजबूत करने के लिए उसकी सेनाओं को हरदम मोर्चे पर सक्रिय रहना होता है। 22 अप्रैल को उसने हमारे निरीह, लाचार और ऐसे पर्यटकों पर गोलीबारी की, उन्हें मार डाला, जो जान गए थे कि अब कश्मीर में शांति हो गई है और हमारा बहुमूल्य जीवन वहां सुरक्षित रहेगा। भारत ने 15 दिन बाद उन आतंकी ठिकानों पर मिसाइलों से हमला किया, तमाम आतंकी ठिकाने नष्ट किए गए और फिर देश खुशी मनाया। वो सीमा पर गोलीबारी करता ही रहा, पहले भी करता रहा, आज भी करता है और कल के दिन भी 14-15 लोगों को मारा है, जिसमें हमारे जवान भी हैं। आज हम हैं डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला जी के साथ, जो IPS अफसर रहे हैं, DG रहे हैं। प्रणाम भाई साहब। और आज के विषय पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, यह कब तक चलेगा? जब जब उसने मारा, हमने भी हमला किया, चढ़ करके किया बहुत बार, लेकिन फिर हम शांत हो गए और वह लगातार मारता रहा। खून खराबे से ही देश का बंटवारा हुआ और वह खून खराबा अहरनिश आज तक चलता जा रहा है। तो यह कब तक चलेगा और इसे किस रूप में आप देख रहे हैं? ये तब तक चलेगा ब्रदर जब तक पाकिस्तान को ये नहीं महसूस हो जाएगा कि अब भारत से लड़ने का कोई फायदा नहीं है, अब हमारी कोई लड़ने की हैसियत नहीं है। जब तक उसको ये लगेगा कि नहीं हम लड़ सकते हैं, तब तक ये संघर्ष चलेगा। जैसे आज बांग्लादेश ये नहीं सोचता, नेपाल कभी ये नहीं सोचता कि हम हिंदुस्तान से लड़ाई करें, उसी तरह पाकिस्तान एक तो जब से न्यूक्लियर पावर हो गया कि न्यूक्लियर बम बना लिया, तब तक पाकिस्तान को ये घमंड हो गया कि अगर हम ज़्यादा हमको परेशान किया, लड़ाई किया, हमको दबाया, तो हम न्यूक्लियर बम छोड़ देंगे। तो तब तक चलेगा। अब इसका रास्ता क्या है जी? कि वो परिस्थितियां पैदा हो जाएं कि हैसियत कम हो जाए। जो बात भारत के प्रधानमंत्री जी ने उठाई, तमाम बुद्धिजीवियों ने उठाई कि पाकिस्तान में पहले से ही बलूचिस्तान, सिंध और पाक अधिकृत कश्मीर तीनों में विद्रोह की स्थितियां बनी हुई हैं। जब पाकिस्तान इन 3 टुकड़ों में बंटकर और चौथा जो पंजाब का मेनलैंड है वो अलग हो जाएंगे, ये तीनों हिस्से, तब पाकिस्तान भारत से लड़ने का ख्वाब छोड़ देगा। अब अगर इस पर जाए कि आखिर ये क्यों है, पाकिस्तान में ये भावना क्यों है, तो दुबे जी इसके लिए आपको एक बात पर जाना पड़ेगा कि आप थोड़ी देर के लिए अपने को पाकिस्तान की जगह रख लीजिए कि सन 1971 में जिस प्रकार से लोकतांत्रिक शक्तियों को, मुजीबुर रहमान को दबाने के लिए
पाकिस्तान ने, वहाँ के प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने अपनी सेनाएं भेज दी कि हम डेमोक्रेटिक ढंग से चुनाव जीतने वाले शेख मुजीबुर रहमान को सत्ता नहीं देंगे। वो चुनाव जीते थे, नहीं देंगे, इसके लिए उन्होंने फौज भेज दी कि इनको पकड़ लो, इनको गिरफ्तार कर लो। क्यों? उनकी नज़र में कहीं ना कहीं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अरे हम लंबे चौड़े पंजाबी और ये बंगाली, ठिगने छोटे काले, तो भावना, सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी की भावना, इसके कारण उन्होंने फौज भेज दी। फौज के साथ में वहाँ की पूरी अवामी लीग पार्टी लड़ने लगी कि भाई जब आप लोकतंत्र में नहीं विश्वास करोगे, उससे सत्ता नहीं दोगे, तो क्या होगा कि लड़ाई होगी। लड़ाई होने लगी और वो भारी संख्या में जब शरणार्थी, लाखों की संख्या में इंडिया आ गए पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से, तो मजबूरी में इंडिया को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और बांग्लादेश बन गया। लेकिन हर पाकिस्तानी ये सोचता है कि इंडिया ने मेरे देश के 2 टुकड़े करा दिए। वहाँ के जनरल, याद करिए, जनरल जड़े भुट्टो, जिनको बाद में वहीं के लोगों ने फांसी दे दी, उन्होंने क्या कहा था? हम 1000 साल तक हिंदुस्तान से युद्ध करेंगे, चाहे घास की रोटी खाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान को नहीं छोड़ेंगे। ये सोचिए, ये भावना क्यों आई? अरे हमारे देश को 2 टुकड़ों में कर दिया। और गलत आप कर रहे थे, अपने ही पार्टनर को, जो पूर्वी पाकिस्तान था, उसको आप डेमोक्रेटिक तरीके से सत्ता नहीं दे रहे थे। ठीक बात है। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में भारत की वजह से भारत ने हस्तक्षेप किया, भारत ने आक्रमण किया, भारत ने एहसास कराया कि मानव अधिकारों का उल्लंघन तुम नहीं कर सकते हो, अगर करोगे तो हम हस्तक्षेप ही नहीं करेंगे, तुम्हारा बंटवारा भी हो गया, अत्याचार हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। आप इस मामले के विशेषज्ञ भी हैं। 93,000 सैनिकों को भारत ने, पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को कई महीने तक भारत ने अपने कब्जे में बंदी बना करके। और शिमला समझौते के दौरान जब हस्ताक्षर हुआ तो हम इतने उदार थे कि बिना किसी शर्त के हमने कहा जाओ, लेकिन पलट करके कभी देखना मत। यह हुआ। उसके बाद फिर वह लगातार उसके बाद तमाम हमले हुए। कारगिल का हमला हुआ, उसने किया। कारगिल से पहले अगर हम चलें, 2001 से पहले, तो एक बड़ा नाम है, दुनिया का कुख्यात आतंकवादी मसूद अजहर, जिसने 1999 में उसको छुड़ाने के लिए उसके गुर्गों ने विमान को हाईजैक किया, जो नेपाल से काठमांडू जा रही थी, और भारत सरकार ने अपने निरीह यात्रियों को बचाने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए उन 3 आतंकियों को छोड़ा, जिसमें एक मसूद अजहर भी था। और वह तब से लगातार पुलवामा हमला में भी उसका हाथ था, उरी हमले में भी उसका हाथ था, और इस हमले में भी उसका हाथ है। उसके कैंप पर भी हमने, अब एक सवाल, बड़ा सवाल खड़ा होता है, हम इतनी बड़ी शक्ति थे, इतनी हमारा पौरुष था, हमने मटिया मेट कर दिया। आज सारे समाचार पर, पत्र और टीवी चैनल एक ही बात चिल्ला रहे हैं कि हमने ध्वस्त कर दिया। 14-15 हमारे मारे गए, इस पर एक कॉलम का समाचार हमने देखा। चलिए, विषय यह है कि 1999 से लगातार भारत के खिलाफ, 26-27 साल से भारत के खिलाफ कर रहा था, हमने कुछ बिगाड़ा नहीं उसका। किस तरह की हमारी सामरिक शक्ति है, और उसके बाद भी हम नाल मढ़ाए जा रहे हैं, ताल ठोके जा रहे हैं कि हमारे पौरुष का थोड़ा समझ जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत जड़ का प्रश्न आपने उठा दिया दुबे जी। क्या हमारी परंपरा क्या रही कि हम किसी पर हमला नहीं करेंगे, भारत किसी पे हमला नहीं करता, और क्या अगर हम पर कोई हमला करता है तो हम अपनी रक्षा करते हैं। आपने बड़ा दुखती रग पर हाथ रख दिया। भारत की अगर सबसे बड़ी कमजोरी, यहाँ की मानसिकता की कमजोरी रही है, तो वो क्या, कि हम किसी पर हमला नहीं करेंगे। भविष्य के लिए खतरा दिख रहा है। इतिहास की तरफ जरा पलट कर देख लीजिए कि जब अफगानिस्तान, ईरान से हमला करने वाले नादिर शाह, अब्दाली और बाबर जब आते थे, तो लड़ाई कहाँ होती थी? बॉर्डर पे नहीं होती थी। वो आते थे तो दिल्ली के पास पानीपत के मैदान में लड़ाई होती थी। यानी हमारे देश में हमला न करने की प्रवृत्ति लोगों में इतना गहरे भर दी गई कि जब तक गले तक ना आ जाए डुबाने के लिए आपको दुश्मन, तब तक
हम बड़े सद्भावना में हैं, हम बड़े अच्छे हैं, हम बड़े सभ्य हैं, सुसंस्कृत हैं। सबसे बड़ी कमजोरी अगर भारतीय संस्कृति की, इतिहास की रही कि हमने आक्रमण करना कभी नहीं सीखा, संभावित खतरे को भी मिटाना नहीं सीखा था। और आज जो जरूरत है, आज जो हो रहा है, वो यही है कि नहीं, पहले से चिन्हित करके अगर दुश्मन के संभावित खतरों को नहीं मिटाया जाएगा। यहां मेरा कहना है दुबे जी, जिस तरह इस शरीर को व्यायाम की जरूरत पड़ती है कि अगर व्यायाम नहीं किया जाएगा तो ये शरीर नष्ट हो जाएगा, उसी तरह किसी राष्ट्र को मजबूत करने के लिए उसकी सेनाओं को हरदम मोर्चे पर सक्रिय रहना होता है। वरना जानते हैं क्या होता है, वो जो आल्हा में सुना होगा कि बंधे बछेड़ा कट्टर हो गए, बैठे जवान गए तो दियाए। जवान हमारे तोंद आ गई, अब बछेड़ा माने घोड़े बंधे बंधे वो कट्टर हो गए, काटने लगे, और उनसे काम लेने चलो तो वो काटने को दौड़ रहे हैं। इसलिए बड़ी जरूरत है कि अगर राष्ट्र को मजबूत करना है तो किसी न किसी मोर्चे पर वो देवी को हमें कुछ बलिदान देते रहना पड़ेगा, शहादत भी देनी पड़ेगी, त्याग भी करना पड़ेगा, अपनी बुद्धिमानी से अपनी रक्षा करते हुए दुश्मन को मिटाना होगा। मैं इसका बहुत पक्षधर हूं। अगर इस देश की संस्कृति सभ्यता ने, और एक और बात बताऊं, ये इसी देश के साथ नहीं हुआ, विश्व में हुआ, रोम में, मिस्र में, यहां तक कि चीन में जितनी सभ्यता बढ़ती गई, सभ्यता के बढ़ने के साथ साथ लड़ने की ताकत कम होती गई, लड़ने की इच्छा कम होती गई। जब ज्यादा सुखी आदमी हो जाता है तो फिर लड़ना बंद करके अपने आराम में, भोग में लग जाता है। हमारी संस्कृति सभ्यता इतनी बढ़ गई थी कि हम लड़ना भूल गए। ये उदाहरण दूंगा कि अशोक के समय इतना द्रवित हो गए अशोक कि उन्होंने कलिंग के हमले के बाद कहा कि अब बौद्ध धर्म चलेगा, फौजों की जरूरत नहीं है, फौजें भी अहिंसा करेंगी, असलहे रख दिए गए बंद करके। और तब अत्याचार हुआ कि वो खिलजी वंश, मुगल वंश, तुर्कों ने आकर तब आपके विश्वविद्यालयों को, एक दो नहीं, नालंदा जैसे, विक्रमशिला जैसे, तक्षशिला जैसे तमाम विश्वविद्यालयों को बर्बाद कर दिया, पूरे देश को गुलाम बना लिया। ये इतिहास है हमारा। अब हमको इतिहास से सीखने की जरूरत है कि हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे हमें कुछ बलिदान देना पड़ेगा तो हम तैयार हैं। दूसरा, आपने देखा होगा इस देश में शहीदों की बड़ी कीमत होती है जी। हरदम कहते हैं हमको गोली मार दो, जब पुलिस जाती है कहीं, दबाती है आंदोलन को, तो कहते हैं हमें गोली मार दो। ये नहीं कहते कि नहीं, हम आक्रमण करेंगे, हम शहीदों की कीमत करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा कीमत हम बहादुरों की, विजेताओं की करेंगे। तो आज जो जरूरत है कि पाकिस्तान में ये जो फुटकर कैंप चल रहे हैं, इनको जड़ से नेस्त नाबूद कर दिया जाए। इंतजार न किया जाए कि कब मौलाना मोहम्मद मसूद अजहर और कब हाफिज सईद कब प्लान बना के हमारे यहाँ भेजेंगे। और हम तो जो काम अभी हुआ है बहुत प्रशंसनीय हुआ है, और इसको और जारी रखने की जरूरत है कि पाकिस्तान को 3 टुकड़ों में जब कर दिया जाए, उनकी हैसियत लड़ने की ना रह जाए, तब भारत की सुरक्षा मजबूत होगी। ऐसा भारत करेगा, बिल्कुल करना चाहिए, करेगा। हमें विश्वास है कि जो, याद है आपको वो दिन जब कांग्रेस की सरकारें होती थीं तो अक्सर बयान आता था, हमारे धैर्य की परीक्षा न लीजिए। फिर 63 सिख मार दिए गए, फिर हमले हो गए बनारस में, लखनऊ में, सब जगह बम विस्फोट हो गए। जानते हैं परिवर्तन कहाँ हुआ? सन 71 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान को ये लग गया कि अब हम खुली लड़ाई में भारत से नहीं जीत सकते। तो उन्होंने निर्णय ले लिया कि इफ वी कैन नॉट फाइट देम ओपनली, हम उनसे अगर खुला नहीं लड़ सकते तो हम वी विल मेक देम ब्लीड 1000 टाइम्स, हम उनको हजारों घाव देंगे। हम लड़ नहीं सकते, हजारों घाव देंगे। तो कैसे देंगे? यानी कि हम खुली लड़ाई नहीं लड़ सकते तो छिपकर के माध्यमों से लड़ाई करेंगे, उनको परेशान करेंगे। इसके लिए पाकिस्तान की सरकार ने ISI नामक एक संस्था बनाई। ISI ने अपने एजेंट इंडिया में बनाए, यहां पर हिंदू मुस्लिम भावना बढ़ाई, ताकि मुस्लिम लोग ये सोचें कि पाकिस्तान हमारा मददगार है। यही काम इस बार हुआ। पहलगाम में जब हमला हुआ तो कहने लगे हिंदू है मार दो,
चाहते क्या थे पाकिस्तान के आईएसआई के लोग, सरकार क्या चाहती थी? और सरकार भी नहीं चाहती थी, चाहता था वहां का जनरल आसिफ मुनीर क्या चाहता था कि इंडिया में दंगे हो जाएं, हिंदू मुस्लिम के बीच, हिंदुओं को मारोगे तो जहां हिंदू ज्यादा हैं वो लोग मुसलमानों को मारेंगे, गृह युद्ध शुरू हो जाएगा हिंदू मुसलमानों के पूरे देश में। लेकिन जैसे ये देश सहनशील है, सहिष्णु है, सुसभ्य है, सुसंस्कृत है, कहीं उस तरह दंगे ही नहीं हुए, तो वो लोग परेशान हो गए, अरे यार इतना हिंदुओं को मारा फिर भी दंगे नहीं किए। उल्टा और हिंदू मुस्लिम सब मिलकर के, आपने देखा होगा, इवन ओवैसी साहब, इवन अखिलेश यादव जी, इवन केजरीवाल जी, सब ने मिलकर के कि हम भारत सरकार के साथ हैं। तो उनको बड़ा अफसोस हो गया कि हमारी तो सारी योजना फेल हो गई। पूरा देश खड़ा हो गया कि हम देश की सुरक्षा के मामले में सब लोग एक हैं। अब आसिफ मुनीर का इंटरेस्ट क्या था? क्या 3 महीने रिटायरमेंट के बच्चे जनरल साहब को, उनको याद आया कि अरे एक समय था जब जनरल जड़े भुट्टो के बाद वहां पर जो जनरल साहब थे उन्होंने लड़ाई कराई, और जब आर्मी का वर्चस्व बढ़ा युद्ध के समय में तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी गिरफ्तार करा लिया और गिरफ्तार करके मार्शल लॉ लगा दिया। और ये घटनाएं 3 बार पाकिस्तान में हुई। उसमें मुनीर साहब को भी लालच आया, अगर युद्ध हो जाए, लड़ाई हो जाए तो हमारी प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, इनको हटा करके हम प्रेसिडेंट बन जाए तो हमारी नौकरी कम से कम 4-5 साल 10 साल और चले। तो जैसे परवेज मुशर्रफ ने किया था कि वो नवाज शरीफ साहब को हटा के खुद बन गए, उसी तरह आसिफ मुनीर ने सोचा कि शहबाज शरीफ को हटा के हम बन जाएंगे। उन्होंने कारगिल युद्ध किया था, इन्होंने पहलगाम अटैक कराया। अब क्यों कराया? वो सच बात यह है कि पूरा खर्चा पाकिस्तान की आर्मी देती है। आज चाहे ये हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे लश्कर तोयबा हैं, चाहे वो जो भी आतंकी संगठन हैं, वो सब पाकिस्तान आर्मी के खर्चे पर, कि ये एक तरह से सादे कपड़े में लड़ा के, कि घोषित ये भी ना हो कि पाकिस्तान सरकार लड़ा रही है, और उनके खर्चे पर आईएसआई के बजट के माध्यम से इनका सबका खर्चा चलता है। आतंकवादी तैयार किए जाते हैं, बिल्कुल उनको फौज की तरह ट्रेनिंग दी जाती है, फिर कोशिश की जाती है कश्मीर से ही बुलाओ, गरीब आदमी तैयार हो जाते हैं। जैसे वो मसूद आया था वहाँ, क्या नाम था जो बॉम्बे में अटैक में, वो कसाब, तो वो बहुत गरीब आदमी तनख्वाह के लालच में, नौकरी के लालच में आ जाते हैं कि जाओ तुम इतने को मार दो, हम इतना पैसा देंगे, तुम्हारे घर को हम पहले से पैसा दे रहे, इतने लाख रुपए तुम दे दो, उनका खर्चा चलता रहे और जन्नत मिलेगी। वो दूसरा अट्रैक्शन कि जन्नत मिलेगी, हूरें मिलेंगी और अल्लाह खुश होगा, वही इन लोगों को सिखाया जाता है। तो एक तरफ धार्मिक इंजेक्शन, मजहबी इंजेक्शन कि पुण्य होगा, सवाब मिलेगा, और दूसरी तरफ पैसा गरीबों को। तो इस तरह करके इन आतंकियों को ट्रेनिंग दे करके कि अगर हम हिंदुस्तान से लड़ नहीं सकते, अब उसमें इस स्ट्रेटेजी में सबसे जो मूलभूत गलती है कि ये जो आतंकवाद होते हैं सांप की तरह आतंकवादी, तो वो ऐसा तो है नहीं कि बैठे रहेंगे, उनकी आदत डाल दी आपने। तो वो कल को सबसे बड़ा कष्ट क्या हुआ कि पाकिस्तान में स्वयं वो, जैसे बलूचिस्तान, आपने अफगानिस्तान में पहले आतंकवाद बढ़वाया, अब वो बढ़ गया, तो उन्होंने कहा कि अरे पाकिस्तान में उतने कट्टर नहीं हैं, उतने इस्लामिक नहीं है पाकिस्तानी, तो इसलिए हम पाकिस्तान की सरकार को भी हटाएंगे। तो अफगानिस्तान से लड़ाई होने लगी। जिस सरकार को आपने बनवाया, तालिबान को वहां स्थापित कराया, वो भी आपके खिलाफ लड़ने लगे। क्यों? इसकी कोई सीमा नहीं होती। आतंकवाद को जैसे आपने अपराधी पाला तो वो खाली रहेगा तो आपके यहाँ आसपास कुछ न मारेगा लोगों को, आदत है उसकी। तो वही हाल पाकिस्तान का हुआ कि पाकिस्तान में जगह जगह जो विस्फोट। अब उन्होंने क्या कहा कि सुन्नियों का शासन होना चाहिए, शिया बहुत गलत है, तो शियाओं की मस्जिदों में विस्फोट होने लगे। फिर उन्होंने कहा बलूचिस्तान वाले बहुत बदमाश है, बलूच असली मुस्लिम नहीं है, बलूचों के यहाँ विस्फोट होने लगा, तो बलूच लड़ने लगे। यानी ये रास्ता ही सांपों को पालने का ऐसा है कि इसमें तो अशांति आना निश्चित है। अब दुर्भाग्य हिंदुस्तान का, अंग्रेजों के द्वारा डाला गया ये हिंदू मुस्लिम का बीज आज बढ़कर एक जहर की तरह पूरे साउथ एशिया में फैल गया है। उन्होंने किस लिए किया था?
अंग्रेजों ने कि हिंदू मुस्लिम लड़ते रहें तो हम राज करते रहें, तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी, डिवाइड एंड रूल। उनसे कहो, बड़ी कोशिश की अंग्रेजों ने कि देश छोड़ना ना पड़े, कब्जा ना छोड़ना पड़े, तो उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों को बढ़ावा देना शुरू किया। ये लड़े, अपर कास्ट हिंदुओं से लड़े, मुसलमान लड़े, यानी कि गुस्सा में कि अगर हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा तो इसको हम टुकड़े टुकड़े करके छोड़ेंगे। तो उन्होंने सन 47 में कहा कि सब राजा आजाद। ये तो सरदार पटेल की बहादुरी और दूरदर्शिता थी कि सबको राजी करके किसी तरह एक भारत का निर्माण कराया। लेकिन आज जो समस्या है कि फिर से अखंड भारत का अगर निर्माण होना है तो इन सबको राजी करना है कि ये सनातन का देश था, सब लोग मूल रूप में सनातनी थे। ये तो तुर्कों, मुगलों, मंगोलों ने आके जबरदस्ती तलवार की नोक पे तुम्हारे पूर्वजों को मुसलमान बना दिया था। अरे उन पापों को धो, फिर से अपने भारत हिंदुस्तान जो जिसमें, और जब तक आप मुसलमान रहते हो, इस्लाम को मानते हो, तो ये तो सहिष्णुता का देश है। आपको मारेगा नहीं, यहाँ कोई राजी करेगा, बात करेगा, आपको समझाएगा। तो सनातन की फिर से स्थापना जब होगी तब पूरा देश, जिसमें पाकिस्तान भी होगा, बांग्लादेश भी होगा, लंका भी होगा, अफगानिस्तान भी होगा, ये सब फिर से अखंड भारत बनेगा। क्यों बनेगा वो भी बता रहा हूं। सुशासन एक ऐसी चीज है, अच्छा शासन, डेमोक्रेटिक शासन, कि अगर आज कश्मीर में आतंकवादियों का समर्थन करने, उनसे निकटता करने के बावजूद अगर महबूबा मुफ्ती की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, काफी सीटें जीती है, और वो जो वहां के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, वो काफी भाजपा से खिलाफत के बावजूद अगर चीफ मिनिस्टर बने हैं, केंद्र में सरकार भाजपा की है, ये ताकत है भारत की कि पाक अधिकृत कश्मीर पे हम कब्जा नहीं करेंगे कि हम कब्जा कर लें, दिल्ली से शासन चलावें, नहीं, वहीं का आदमी चीफ मिनिस्टर बनेगा, उसी के अंडर में पुलिस होगी, उसी के अंडर में फौज को छोड़कर उसी के अंडर में सारी व्यवस्था रहेगी। केवल विदेशी संबंध और फौज, करेंसी, ये सब भारत सरकार की जिम्मेदारी होगी। ये जब हम सुशासन लाएंगे तो आकर्षित होंगे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली सब कि भाई हिंदुस्तान का शासन न्याय पर है, हम भी उसमें शामिल हो जाएं। विकास की जो गंगा भारत में बह रही है वो पाकिस्तान भी जाए, बांग्लादेश भी जाए, तब अखंड भारत बने और वो सुशासन उसका आधार बनेगा। तो अभी खतरे में है हिंदुस्तान। शुक्ला जी, आप इतना बढ़िया भाषण किए हैं, तबीयत से मैं सुन रहा था ध्यान से, ऐसा कोई जोरदार नेता भी नहीं करेगा भारत का कोई अच्छा नेता। एक तो आपकी अच्छी तैयारी है और आईपीएस आप ऐसे बने नहीं, डीजी तक गए आप, लेकिन क्या यह लग रहा है, ठीक है सनातन और अखंड भारत और संप्रभुता, एकता, भारत की नैतिकता और यह सब, क्या यह नहीं लगता कि इससे ऊपर की यह सब चीज़ें हैं, भीतर कुछ और है? करेंगे कब? क्रिया रूप दिखलाओ भाई, कब इसे क्रिया रूप दिखलाएंगे? और यह सब कहते रहेंगे जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक नेहरू ने यह किया, कब तक यह सब चलेगा? बिल्कुल। जब बांग्लादेश का बंटवारा हुआ, बांग्लादेश स्वतंत्र देश हुआ, तो हमारे ही देश ने, जैसे कि बात आ गई, 93,000 सैनिकों को बंधक बनाया, उन्हें बंदी बना करके रखा और उन्हें छोड़ा। क्या ऐसा नहीं लगता कि ऐसी तस्वीर फिर भारत में उभरनी चाहिए? फिर ऐसे ही हम बंदी बना करके उन्हें छोड़ें, बार बार एहसास कराएं, ऐसा एहसास क्या उसके बाद हम करा पाए क्या? वही बात है कि जहाँ तक नेहरू की बात है, उनके पिताजी, अब सर्वविदित तथ्य है कि उनके पूर्वज जो गाजी साहब थे, वो दिल्ली पुलिस में कोतवाल थे, मोतीलाल नेहरू जी के पिताजी। गाजी साहब? हाँ, वो मतलब साफ करिए। हाँ, वही मतलब उनका जो पिताजी थे वो बहादुर शाह जफर के अंडर में दिल्ली में कोतवाल थे। कोतवाल का मतलब इस समय का डायरेक्टर जनरल पुलिस। और जब वो लड़ाई हुई, हार गए बहादुर शाह जफर, तो अंग्रेजों के डर के मारे वो वापस पाकिस्तान, वो कश्मीर चले गए, वहीं के रहने वाले थे, मूल निवासी थे। वहाँ से नाम बदल कर और अपना पढ़ने के लिए उन्होंने मोतीलाल जी को इलाहाबाद भेज दिया। इलाहाबाद में ही उन्होंने घर बना लिया। धीरे धीरे अपना नाम पंडित, देखिए यहाँ के बहुत से पंडित हैं लेकिन वो पंडित नहीं लिखते,
लेकिन उन्होंने पंडित जवाहरलाल, पंडित मोतीलाल नेहरू लिखना शुरू किया। क्यों? अंग्रेजों की नजर से बचने के लिए कि ये वो पुलिस परिवार के लोग हैं जिन्होंने बहादुर शाह जफर के अंडर में लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ, तो इनको गिरफ्तार कर लेते, इनको नेस्त नाबूद कर देते। तो इस कारण से, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर इस्लाम के लिए उनके मन में बना रहा और इसके कारण शेख अब्दुल्ला से उनके बहुत मधुर संबंध रहे। पारिवारिक कभी कोई टेंशन भी हुई, लेकिन इसीलिए वो बहुत ज़्यादा गंभीरता से कश्मीर को भारत में मिलाने के बहुत इच्छुक नहीं थे। वो राजा हरी सिंह का काम था कि कश्मीर से आकर उन्होंने जब मजबूरी में जब हमला कर दिया, पाकिस्तान ने करवा दिया कबायली लोगों से, तो मजबूरी में उन्होंने दिल्ली आकर दस्तखत करा दिया पटेल जी के सामने कि हम आप विलय कर रहे हैं राज्य का और आप बचाइए हमको कबायली हमलों से, नहीं तो वो पाकिस्तान में चला जाएगा। राजा हरी सिंह चाहते थे कि वो सनातनी थे, हिंदू थे, कि ये देश हिंदुस्तान में मर्ज हो। तो अब अंतर विरोध कहाँ फंस गया कि वहाँ पब्लिक में काफ़ी इस्लामिक लोग भी थे। जब हिंदुस्तान का, इंडिया का संविधान बना तो उसने कहा यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं होगा, जो एरिया के, रियासत के लोग हिंदुस्तान में मर्ज करेंगे, यहाँ हिंदू मुस्लिम बराबर भावना से रखे जाएंगे और उसके तहत कश्मीर। लेकिन नेहरू जी का एक सॉफ्ट कॉर्नर इस्लाम के लिए, थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर शेख अब्दुल्ला के परिवार के लिए बना रहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, लड़ाई रोक दो, हम संयुक्त राष्ट्र संघ से तय करा लेंगे। मालूम था कि संयुक्त राष्ट्र संघ से कुछ नहीं तय होना है, जो तय होगा वहां युद्ध की लाइन पे तय होगा कि कौन कश्मीर पे राज करेगा। लेकिन उसके बाद जो परिस्थितियां बनी, जिस तरह धारा 370 मोदी जी ने खत्म किया और कश्मीर को भारत का भिन्न अंग बनाकर केंद्र शासित क्षेत्र बना दिया, अब तो मेरा यह मानना है कि जिस राज्य में ये भावना बने कि हम अलग झंडा गाड़ रहे हैं, जैसे वो ममता बनर्जी जी अलग झंडा गाड़ती रहती हैं कि वो प्रधानमंत्री जी जाएंगे तो मिलने नहीं आएंगी, या कभी कभी केरल से इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं कि हम अब जरूरत है कि भारत की मजबूत सरकार हो जिसमें सारे वो ऐतिहासिक परिस्थितियां थी जब राज्यों को विशेष अधिकार दे दिए गए थे कि पुलिस उनके अंडर में। अब जब ये रास्ता निकला कि केंद्र शासित क्षेत्र बनेंगे, कौन? जो डिस्टर्ब एरिया है। ये नहीं कि सारे बांग्लादेशी आकर के बंगाल के बॉर्डर पे बैठ जाएं, 5-6 जिलों में अपना बहुमत, अपना वोटों का लालच इतना बढ़ जाए ममता जी को कि बांग्लादेशियों को बुला के बसा दो। साल्ट लेक में जो बीच कलकत्ता का एरिया, वहां 10,000 बांग्लादेशी आकर बीच साल्ट लेक में बसा दिए गए, झुग्गी झोपड़ी डालकर रहने लगे, वहां के बढ़िया इलाका था। इतना लालच और उसके कारण, लेकिन अब जरूरत क्या है कि एक स्ट्रांग, जिस देश का सेंटर नहीं स्ट्रांग होता, जब जब दिल्ली इस देश में दुबे जी कमजोर हुई है, तब तब देश गुलाम हुआ है। इसलिए हर राज्य को अब जरूरत है कि पुलिस को भी केंद्रित किया जाए, केंद्र शासित किया जाए, मतलब एक पूरे देश की पुलिस, जैसे और चीजें होती हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 कार्ड, उसी तरह 1 नेशन 1 पुलिस। कितनी दिक्कत होती है कि जब एक राज्य का क्रिमिनल भाग के दूसरे प्रदेश में चला जाता है, राज्य पुलिस होती है, उतना सहयोग कभी नहीं मिल सकता अगर एक केंद्रीकृत पुलिस, जैसे फौज एक है। मतलब जब जैसे जिस तरह से सीबीआई का आक्रमण जिस पर चाह रहे हैं उस पर करवा दे रहे हैं, ईडी का आक्रमण जैसे चाह रहे हैं करवा दे रहे हैं, वैसे ही कराएं। उसका भी जवाब है कि इस देश में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, चाहे सीबीआई है चाहे ईडी है। जब जिस उदाहरण को भी आप देखिए, ये आप कह सकते हैं कि हाँ छापे पड़े, ये कह सकते हैं सीबीआई ने, ईडी ने विरोधी पार्टियों पर कई छापे मारे, लेकिन फिर मैं कभी याद करता हूं वो सन 14 में जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जो लोगों ने अनाप शनाप भ्रष्टाचार किया है उन पर कार्रवाई होगी, और इस पर अंत में किसी को भी छूट है ये नहीं है कि नेशनल हेराल्ड के मामले में पहले आप सारा पैसा की अखबार है, इसको सारा पैसा हम दे दें, अखबार चला, पत्रकारिता को समर्थन है, और उसका धीरे से पूरे नेशनल हेराल्ड को अपने नाम लिखा लीजिए और लिखा के और कह दीजिए कि अब इसके मालिक हम हो गए। तो कैसे कैसे लोगों ने सरकारी धन को
गबन करने के रास्ते निकाले थे वो स्पष्ट हो रहा है। अब इसको प्रचारित अगर इस रूप में हो रहा है कि सीबीआई क्यों कर रही है, ईडी क्यों कर रही है, अरे भाई जिसने भ्रष्टाचार करके इकट्ठा किया है नाजायज धन, तो कार्रवाई उसी पर होगी कि नहीं? फिर आपको सुप्रीम कोर्ट इस देश में गारंटी है इस बात की कि न्याय होगा अंत तक। जिसके साथ भी जरा भी अन्याय होता है वही दिल्ली में बैठे हैं लोग, तुरंत अगले दिन कपिल सिब्बल जाकर के दरखास्त दे देते हैं। और यही भारत की ताकत भी है, न्याय अंततः। ईडी मालिक नहीं है, सीबीआई मालिक नहीं है, मालिक है सुप्रीम कोर्ट न्याय के मामलों में। सीबीआई और ईडी का मालिक तो गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय है, लेकिन उसके ऊपर जैसे चाहेगा वैसे करेगा। लेकिन उसके ऊपर सीबीआई सजा नहीं दे सकती किसी को, सीबीआई किसी को, ईडी किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकती। सजा न दे, साल 2 साल बंद कर देगी, नहीं, कोर्ट में मामला जाएगा। जमानत का तुरंत अगले दिन का प्राविधान है सुप्रीम कोर्ट में। आप पीआईएल करते हैं और तुरंत, हाँ तब फंस जाएंगे आप अगर आपने सचमुच घोटाला किया हुआ है। और ये खाली कि अरे हम राजनीतिक पार्टी हैं, हम पर भाई ना करो, हम खनन घोटाला करके बैठे हैं, हम तो पूरे देश में खनन घोटाला ही नहीं, कौन 2G स्कैम घोटाला और क्या क्या आप चर्चा सुने होंगे, करके बैठे, लेकिन हम धरना दे देंगे, हमारी पार्टी प्रदर्शन कर देगी। तो ये नहीं होना चाहिए। आप बताइए क्या ये होना चाहिए? लग रहा है कि हम लोग विषय से दूसरी तरफ जा रहे हैं। जैसे आपने शेख अब्दुल्ला का नाम लिया और नेहरू को कटघरे में बड़ी बारीकी से खड़ा किया आपने कि जो कमजोरियां थी, ठीक बात है। नेहरू ने नज़रबंद भी किया था शेख अब्दुल्ला को। और और हमें लग रहा है 13-14 साल तक, यह बहुत बड़ी बात है अगर यह सच है तो। देखिए जिस तरह से धारा 370 को संविधान में उस पर आया जाए, पहले उस पर आया जाए। शेख अब्दुल्ला को अगर 14 साल तक जवाहरलाल नेहरू ने नजरबंद किया तो क्या यह छोटी घटना है? यदि इंदिरा गांधी के समय 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश आज बना है उनको बंधक बना करके, बंदी बना करके कई महीने तक रखा, तो क्या यह छोटी घटना है? वो बहुत प्रशंसनीय काम है कि इस रणनीति से इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में उस समय देश चल रहा था। और जिस तरह फील्ड मार्शल मानेक शॉ ने एक रणनीति बनाई और पूरे बांग्लादेश को ऐसे कट ऑफ कर दिया कि कहीं सप्लाई ही रुक गई, खाने को दाने दाने को लोग तरस गए, तो लड़ेंगे क्या? उसके कारण वो जो सरेंडर हुआ वो निश्चित ही भारत के इतिहास में एक बहुत स्वर्णिम पृष्ठ है और पाकिस्तान की ताकत आधी कर दी गई। अब जरूरत उसी के क्रम में यह है कि अपनी रणनीति से, कूटनीति से दुश्मन देश को कमजोर करके, और एक और बात समझ लीजिए कि पब्लिक हमारी दुश्मन नहीं है। आपने इस बार भी देखा होगा कि पब्लिक को अटैक नहीं किया जा रहा, ये उनका कायराना हमला है, वो उनकी लड़ाने की साजिश है कि हिंदू बोल के मारो। लेकिन भारत की तरफ से पाकिस्तान की जनता थोड़ी दुश्मन है, ये तो हमारे अखंड भारत के सब लोग हैं। ये तो दुर्भाग्य है देश का कि अंग्रेजों की साजिश का शिकार होकर देश को बंटना पड़ा। हम आज भी तो बांट रहे हैं, हम कौन सा अच्छा कर रहे हैं? हमारे पॉलिटिशियन और एक को दोषी को बड़ छोट कहत अपराधों, किसी को छोटा बड़ा इसमें नहीं कहा जा सकता। आज भी तो हम वही काम कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने किया। होता क्या है इसका आप ऐतिहासिक और मानसिक यानी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे दुबे जी, तो आप पाएंगे कि जब आप एक घाव दूसरे को देते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। ये जो भारत में इतना सांप्रदायिकता का वातावरण क्यों बना, जब इसकी जड़ आप खोदेंगे तो क्या निकलेगा कि जब पाकिस्तान से 1947 में लाखों की संख्या में लोगों को मार मार के उनकी लाशें ट्रेनों में भर भर के दिल्ली भेज दी गईं और उनके परिवार के जो लोग बच गए वो गले तक बिल्कुल एंटी मुस्लिम, जो हिंदू मार के आए वहां से एंटी मुस्लिम, और जो कोई उनका समर्थन करे उसके कट्टर दुश्मन। तो कहते हैं ना, एक हिंसा, एक नफरत को जन्म देती है। तो ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जो लोग दोष देते हैं कि अरे वो फलाने बहुत सांप्रदायिक बात करते हैं, फलाने बहुत एंटी मुस्लिम बात करते हैं। उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ये है। और लालच था क्या जड़ में कि पाकिस्तान के कतिपय लोगों को धर्म कारण नहीं था, जमीनें हड़प करने का कि तुम हिंदू हो, तुम भागो हिंदुस्तान जाओ, तुम्हारा घर और तुम्हारी जमीन हम कब्जा कर लें।
ये जड़ थी। और ऊपर से ये मुलम्मा था उसका कि तुम हम इस्लाम के नाम पे कर रहे हैं। मजहब का इस्तेमाल बहुत से जितने हमलावर थे, चाहे वो बाबर थे, मुगल थे, तुर्क थे, मंगोल थे, सबों ने मजहब का इस्तेमाल अपनी लूट को जस्टिफाई करने के लिए किया है। अन्यथा बाबर क्या था? एक गुंडा निकाला हुआ अफगानिस्तान काबुल का, जो उसको शहर निकाला हो गया था। वो गुंडा, उसने फौज बनाई, फौज नहीं बनाई, गुंडे इकट्ठा किए और लूटा। एक लुटेरों का गिरोह था बाबर का, डाकुओं का, और बाद में लूटता गया, उसे पैसा इकट्ठा करता गया और अंत में आकर उसके पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि फौज बन गई। ऐसे मजहब का इस्तेमाल लूट और डकैती को जस्टिफाई करने के लिए तमाम आतंकवादियों ने किया है। इसीलिए मैं कहता हूं न्याय का शासन, उस समय अफसोस है, उस समय इस तरह का न्याय नहीं होता था। आज जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट है कि अगर विरोधी पार्टी का भी कोई आदमी जाएगा, अभी आपने देखा कि वक्फ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातों पर आपत्तियां जाहिर कर दी और रोक लग गई कि हाँ भाई, जब तक ये होता है कि न्याय होगा, पूरा होगा, वही ताकत है भारत के लोकतंत्र की। तो ये विचारधाराएं बन गईं अलग अलग घटनाओं की पृष्ठभूमि में। लेकिन अब देश के हित में क्या द्विवेदी जी, अब देश के हित में है कि हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर रहें और सबके साथ न्याय हो। और ये बात आपकी सही हो सकती है कि राजनीतिक कारणों से, आपने देखा होगा चुनाव के समय ये बातें ज्यादा होती हैं कि तुम किस बिरादरी के हो, हमारे साथ आ जाओ, ये पीडीए बना लें, बाकी को अलग कर दें। बिरादरी तो संविधान ने कर दिया। जैसे 1950 में जब संविधान बना तो बिरादरी आ गई, जाति आ गई। बताऊं आपको कि ये इसके लिए सामाजिक बैकग्राउंड, दुबे जी, ये बहुत बड़ी बात थी कि जिस समय इतना देश में ऊंच नीच की भावना थी, जातीय विभाजन था, गांव-गांव में छुआछूत था, उस समय भारत में लागू जो किया गया संविधान की हर व्यक्ति एक वोट देगा, ये बड़ा क्रांतिकारी कदम था। जो काम सदियों में इंग्लैंड ने धीरे धीरे लड़ के पाया था, हमारे यहाँ एकाएक वो मॉडल लागू कर दिया गया। इसके लिए उस समय के लोगों की, उस समय के, किसको बधाई देंगे? सभी लोग जो संविधान सभा में थे, चाहे बाबू राजेंद्र प्रसाद उसके चेयरमैन थे, चाहे उसमें इवन गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, सबकी विचारधाराओं का समन्वित प्रभाव था कि भारत एक जनतांत्रिक गणतांत्रिक राष्ट्र के रूप में उभरा। और मेरी आदत है कि जिसका जो योगदान है उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। यहाँ पार्टी के आधार पर या जाति के आधार या धर्म के आधार पर डिस्क्रेडिट नहीं किया जाना चाहिए। जो जिसकी कमी है वो भी बताया जाना चाहिए, लेकिन जो अच्छाई है, योगदान है, वो भी जोड़ना चाहिए, प्रशस्ति होनी चाहिए। अगली बात कि अब देश के हित में यह है कि पाकिस्तान जो परमाणु बम की धमकी दे रहा है, इस पर जितनी जल्दी इसका समाधान हो जाए, इस तरह जैसे कहें बंदर के हाथ में बम, ये इसका समाधान सबसे पहले होना जरूरी है कि बम उससे छीना जाए। बंदर कौन? पाकिस्तान की सेना, इतनी ताकत, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार के अंडर में ही तो है बम भी, सेना भी। लेकिन मुख्य जो आपने कहा कि सांप का फन कुचलना जरूरी है, लेकिन और बुद्धिमानी की बात यह होगी कि सीधा लड़ाई में तमाम लोग मारे जाएंगे। देखिए पाकिस्तान की फौज की आदत क्या, गोली चला दो। उन्होंने हमारे आतंकवादियों के कैंपों में हमला किया है तो लगातार पाकिस्तान हिंदुस्तान बॉर्डर पे गोली चलाओ। अब उससे तमाम कहीं क्या लोग मारे गए। क्या यह नहीं लग रहा है कि बॉर्डर कमजोर है अभी भी हमारा? अगर निरीह लोगों को मार रहा है 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर, तोप दाग रहा है, तो क्या नहीं लग रहा है कि हमारा बॉर्डर अभी भी सशक्त नहीं है जितना होना चाहिए? यहाँ मैं आपकी बात से दोनों बात है। एक काम कि अभी तक कोई स्टील की या सीमेंट कंक्रीट की दीवार तो खड़ी नहीं कि गोली चलाओगे तो इस पार नहीं आएगी, और ना ये संभव है कि इतने में कंक्रीट की दीवार खड़ी कर दी जाए। नंबर 2, जो तोपें बॉर्डर पर हमारी खड़ी हैं, जैसे कहते हैं ना कि वो हाथ जो उठे इसके पहले की चोट करे उसको तोड़ दिया जाना चाहिए। जो तोपें, जो बंदूकें बॉर्डर पर लगी हैं, जो इस बार हमला कर रही हैं, उन तोपों को, उन बंदूकों को
बर्बाद कर दिया जाना चाहिए, इसके पहले कि हमारा एक भी नागरिक। जब राष्ट्र की मजबूती तभी होती है जब आदमी को डर हो, और वो कब होगा? जो बलूच, जो सिंध, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग वहां की तानाशाही के विरुद्ध, कि इमरान खान को पकड़कर जेल डाल दिया गया। इस तरह नहीं होता, लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता। अब आज पाकिस्तान की हालत यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री जी जेल में हैं आपस की लड़ाई में। भ्रष्टाचार की जहां तक बात है, इमरान खान ने भी किया है, नवाज शरीफ ने भी किया है, लेकिन नहीं, वो पावर में, वो जेल में रहेंगे। इस तरह की बात जब देश में होती, तो आज इमरान खान की पूरी पार्टी क्या कह रही है? तहरीक पाकिस्तान क्या कह रही है कि वो हम साथ नहीं हैं, पहले हमारे लीडर को छोड़ो तब हम तुम्हारी साथ देंगे। तो इस तरह से जब लेकिन क्यों है? क्योंकि जब गलत सिद्धांतों पर आपका सबसे बड़ा अंतर्विरोध है कि हम आतंकियों को भेज के हिंदुस्तान से लड़ाई करेंगे। अरे वो आतंकी आपके बस में थोड़ी रहेंगे, वो इजराइल तक, अमेरिका तक लड़ाई करने चले जाते हैं। वहां आप गठबंधन किससे बनाते हैं? वो जो इजराइल से लड़ रहे हैं, हमास के लोग, वो आके आपके ट्रेनिंग कैंप में आपके दोस्त बनते हैं। जैसे आपने गांव में देखा होगा, आपने डाकू का दोस्त, गुंडा का दोस्त, उसी तरह हमास ISI का और लश्कर तोयबा का दोस्त। तो जब ऐसे लोगों पर आप निर्भर करेंगे तो आपका राष्ट्र कभी मजबूत नहीं हो सकता। ये अंतर्विरोध है आपके कार्यप्रणाली में। आपको ऐसा कोई लड़ाई किस बात की? आप ना अन्याय करिए ना अन्याय सहिए। जैसे भारत ने कहा कि आपने नाइंसाफी की बांग्लादेश के साथ, इसलिए वो अलग हो गया। अगर आप पाकिस्तान के जिन हिस्सों, बलूचों को मार रहे हैं, सिंध के साथ कि नहीं, पानी उनको नहीं देंगे, हम पानी का उपयोग करेंगे, हम पंजाब है, पंजाबी हैं, हम मालिक हैं। जब इस तरह की भावना आएगी, अगर आप लोकतांत्रिक ढंग से चलने देंगे, तो कभी इस तरह की घटनाएं नहीं होती। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ हमारी जो सदा सहता थी, सहिष्णुता थी, बार बार हमने उसे क्षमा किया। अब ऐसा नहीं करना चाहिए। और वह जो नाग रूपी फन है, बार बार फुफकारता है, डरता भी है, और सातिराना अंदाज उसका हमेशा भारत के प्रति रहता है। निरीह लोगों को मारता है। अब पानी सर से ऊपर उठ गया है, अब उसका सर कुचल देना चाहिए। कुछ इन्हीं अर्थों में बहुत जरूरी है कि एक बार जो हमारे इलाके पे हमले कर रहे हैं उनको बर्बाद किया जाए। नंबर 2 कि किसी की हिम्मत न पड़े इधर गोली चलाने की। इतना मजबूत राष्ट्र, आप पूरी शक्ति से प्रहार करिए उस पर। किस पर? जो मार रहे हैं, पब्लिक पे नहीं, पाकिस्तानी पब्लिक पे नहीं, जो मार रहे हैं, आतंकी है। दूसरा, उनके जो अंतर्विरोध हैं उनका लाभ लेकर, उनका फायदा उठाकर, कूटनीति कहती है कि उनको 3 भागों में बंटवा दीजिए, ताकि दुश्मन इतना मजबूत रह ही ना जाए कि वो आपके आगे के लिए भविष्य में फिर इस तरह की टेंशन करें। तो दोस्तों, हम थे भारतीय पुलिस सेवा के अफसर डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला जी के साथ, जो पुलिस कप्तान और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से लेकर के DIG, IG, ADGP और DG तक की सेवाएं दिया है। आज के इस वार्ता में हमने आपसे बात किया, कैसा लगा आप बताइएगा। और मैं कृतज्ञ हूँ, आपने हमें समय दिया। बड़ा मजा। बहुत बहुत धन्यवाद।